हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन के लिए पावर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 7th नंबर का सेशन रहने वाला है। अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया होगा, इसके पहले के सेशन नहीं देखे होगा, तो प्लीज जाकर चेकआउट कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग एसी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ओके, सबसे पहले हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमने जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? The rotor of 4-pole AC generator is wound with a 200 turns of a coil. If the flux per pole is 5 milliweber and the rotor runs at a speed of 1500 rpm, then the RMS value of induced voltage for this AC generator is nearly what? ठीक है, उसका काफी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी थी। NS इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। इस फॉर्मूला से इससे हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। उससे हमारा जो फॉर्मूला है इंड्यूस्ड वोल्टेज का सिंपल है 4.44 इंटू एफ। ठीक है, टर्न्स पर फेज हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 से करना पड़ता था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और इसका इंड्यूस वोल्टेज जो आता है हमारा 222 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है सौरभ खराते, फिजिक्स ओ हिंद, सिद्धेश कुंभार, शिव सागर चारी, रवि शिंदे, राज इलेक्ट्रिकल रॉक्स, प्रतीक्षा दुधनकर, राजेश कलसे एंड श्याम सुंदर राणा। शॉर्ट आउट टू यू गाइस विद द टॉप 10 स्टूडेंट। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरा नेक्स्ट सेशन लो, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, हमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको महाट्रांसको का एग्जामिनेशन पैटर्न तो पता ही होगा। काफी सारे स्टूडेंट को हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो था हमारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का जो वेटेज था वो था हमारा नॉन टेक्निकल का। और हमने हर एक जो आपका टॉपिक है वो हमने डिटेल में कवर कराया, चाहे वो रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, मराठी हो। हमने सबसे पहले एप्टीट्यूड मराठी से शुरू किया। मराठी काफी डिटेल में हमने एमपीएससी लेवल तक के पढ़ लिया गया। ठीक है, हमारे बेसिक पेड कोर्स के अंदर। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हमारा रिसेंटली हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ई बुक भी अपलोड कर दिया। और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है हमारे 5 से 6 टॉपिक्स, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। और हमारा रीजनिंग का भी ऑन गोइंग है, तो सारे सेशंस को आपको देखना होगा इस हमारे पेड बैचेस में। और हम लोग टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज में हमारे मॉक टेस्ट में मैंने आपको प्रोवाइड की थी, जहाँ पे आपको 650 क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, आई होप आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट सेशंस है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने अभी तक हमारे जो सेशंस थे हमने टाइमली उसको शेड्यूल करके रखा था। उसके डिपेंडेंट जो उसका टाइम आउट, जो उसका ड्यूरेशन निकल के आया, ये इतना 18 आवर का नियरली ड्यूरेशन निकल के आप देख सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर। और उसका टाइम दैट मीन्स आप देख सकते हो पार्टनरशिप ये 1.5 घंटे का, एजेस एंड एवरेज 1 आवर का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन का कॉम्बिनेशन, इसका 3 आवर्स का सेशन था। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2.2 आवर्स का। आप देख सकते हो इसके लेंथ के अकॉर्डिंगली और काफी प्रिसाइज और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में ये सेशन अपलोडेड है। इसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बैच में 20 डेज का एक हमारा टारगेट कोर्स था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आपको देखना होगा, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, इसको आप सिर्फ 99 रुपीज में जाके देख सकते हो गाइस, हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के लिए। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये जो 99 रुपीज की प्राइस है, काफी लो प्राइस है आपके आने वाले सिलेक्शन को कंसिडर करते हुए। ठीक है, सारे आईबीपीएस के क्वेश्चन यहाँ पे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए गए। ठीक है, उसी तरीके से हमारी जो महाट्रांसको की मॉक टेस्ट थी वो भी पांचों की पांचों भी मॉक टेस्ट थे। ठीक है, वो हमने अपलोड कर दिए थे 14th ऑफ जून को। ये हमारे सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया होगा तो पांचों भी मॉक टेस्ट जाके अभी भी देख सकते हो। ये भी सिर्फ 89 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको फ्लैट 10 कूपन कोड मैंने अप्लाई करने के लिए आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, ये कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। और इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर ईएससी बेस्ड गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बेस्ड हमने एक मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया। ठीक है, जिससे आपको फंडामेंटल पता चल सके। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम लोग जाते थे तो हमें क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस महाट्रांसको के लिए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा, पांचों की पांचों मॉक टेस्ट, जिससे आपके 650 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। ठीक है, हमारे दोनों भी एप्लीकेशन को कंटिन्यू डाउनलोड करते रखिएगा। ठीक है, और अपडेटेड रहिएगा उसी के साथ में, सो दैट आपको हर दिन रीजनिंग के सेशंस के जो हमारे नोटिफिकेशन रहते हैं वो इजीली मिल सके। ठीक है, तो हमारे ट्रांसमिशन का कोर्स भी उसके ऊपर अवेलेबल है और बाकी कोर्सेज भी उसके ऊपर अवेलेबल है। अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन को और देखते हैं। और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following statement is not correct regarding to the bundle connector? बंडल कंडक्टर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है गाइस, तो हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, आईबीपीएस इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है। आप प्रिपेयर्ड रहिएगा गाइस। इज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको काफी बार देखने को मिलेंगे, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे यहाँ से
मान लो 2-3 ऑप्शंस, ठीक है, और उसमें से जो एक्चुअल ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर्स दिए जाएंगे, उसमें से रहेगा आपको ओनली ए, ओनली बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस, इस तरीके से। हालांकि क्वेश्चन सिंपल भी रह सकते हैं, ठीक है, काफी कबार, बट लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना गाइस, क्योंकि इसी के बेस्ड हमारे मार्क्स को आपको सिक्योर करना होगा। और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज के लिए भी कि आपका जो टाइम है वो आप कम से कम स्पेंड कर सको क्वेश्चन को रीड करने के लिए। एक बार क्वेश्चन हमने मार्क पढ़ लिया तो उसी के आगे आपको क्रॉस या फिर टिक करके रखना होगा गाइस, अगर आपको ऑल ऑफ दिस इस तरीके से स्टेटमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट करेक्ट बोला है, इसलिए हम लोग वन बाय वन हम लोग करेंगे। वोल्टेज स्ट्रेस एट द कंडक्टर सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि बंडल कंडक्टर के द्वारा हम लोग जो स्ट्रेस रहता है, ठीक है, वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉट करेक्ट की बात पूछी गई थी हमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कोरोना लॉस इज स्मॉलर बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, करेक्ट है। कोरोना लॉस हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बंडलिंग, अगर हम लोग करते हैं। बंडलिंग करना मतलब क्या होता है, कंडक्टर्स को एक सिंगल क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर लेने से बदले हम लोग एक बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स करते हैं, ठीक है। इससे काफी ज्यादा फायदेमंद भी है, इससे काफी ज्यादा फायदे भी है, ठीक है। अब देखिए बंडल कंडक्टर्स, जो कंडक्ट ऐसे कंडक्टर्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग करते हैं कंडक्टर्स का, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। इसके कारण हमारी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एसी में आपको पता है स्किन इफेक्ट का भी हमारा एक फिनोमेना आता है, उसके कारण हमारा जो इफेक्टिव डायमीटर है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, करंट कंडक्टिंग जो पोर्शन रहता है वो रिड्यूस होता है, इसलिए हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स करते हैं, ठीक है। अगर हमें इंडक्टेंस को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो इसके क्या देखिए इंडक्टेंस क्या होता है, इसके कारण रिड्यूस हो जाता है, हमारा एक इक्वेशन है जिसके रिलेटेड, ठीक है, वो है हमारा L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग GMD अपॉन GMR, ओके। तो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि हमारा जो इंडक्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है इस केस में, ठीक है, इंडक्टेंस गेट्स रिड्यूस्ड एंड हमारा जो GMR है वो इफेक्टिवली हमारा बढ़ जाता है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण काफी ज्यादा एडवांटेजेस भी, जैसे कि हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट या फिर हम लोग कह सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और हमारा रिड्यूस्ड फील्ड इंटेंसिटी के कारण एक मेजर जो चीज होती है गाइस वो है हमारा कि क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो है, ठीक है, VCD जिसको हम लोग VCD, ठीक है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, और इसी के कारण इफेक्टिव क्या होता है हमारा कि कोरोना लॉस जो है, ठीक है, कोरोना लॉस जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इसी के साथ में, ये आपको पता होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपको पूछा जाए, जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा इंडक्टेंस वो डिक्रीज हो जाता है, उसी के कारण जो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जो है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये सारे काफी एडवांटेजेस है गाइस यूजिंग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या बताया गया, करंट कैरिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज बोला गया है, ठीक है, इन बंडल कंडक्टर्स एज कंपेयर टू द सिंगल कंडक्टर ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन। ये तो स्टेटमेंट हम लोग पता कैसे इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारी डिक्रीज नहीं होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, अगर हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स करते हैं तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग फिर से पढ़ लेते फिर भी, द लाइन हैविंग अ बंडल कंडक्टर इज लेस लायबल टू कॉज रेडियो इंटरफेरेंस, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स का यूज करते गाइस, ठीक है, तो ये जो रेडियो इंटरफेरेंस रहता है बाकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ में वो काफी कम हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे बाजू में अगर हमारे ये अगर सेम टावर से ऊपर हमारे ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन लाइन जा रही है तो रेडियो इंटरफेरेंस काफी कम होता है अगर हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। ये सारे बाकी एडवांटेजेस थे। इसका इफेक्टिव मेजर जो चीज है कि इसका इफेक्टिव GMR जो होता है, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है। HVDC लाइंस में हम लोग हाई वोल्टेज DC लाइंस में हम लोग बल्क पावर ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। इसका मेजर कारण क्या है, ठीक है, दैट मींस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग HVDC लाइंस इज प्रिफर्ड, हम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या है कि हमारे पास में मिनिमम लाइन पावर लॉसेस रहते हैं इस केस में, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ HVDC टर्मिनल, ये तो इनकरेक्ट हो जाए क्योंकि काफी हाई कॉस्ट लगती है हमारे गैस, ठीक है। जो हमारे पास में थारिस्टर स्टेशन रहते हैं उसको बनाने के लिए नो हार्मोनिक लॉसेस, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है हमारा DC, जहां पे भी DC की बात आती है गैस उसका जो स्विच गियर है, ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वो काफी हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इस केस में क्या है कि उसकी जो लाइन लॉसेस है, अब क्योंकि हम लोग DC यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो है, तो इसी के साथ जो हमारा इफेक्टिव इंडक्टेंस है और हमारा कैपेसिटेंस है वो हमारा जीरो हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उसी के कारण हमारा जो पावर लॉसेस है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसके काफी अलग अलग हमारे पास में एडवांटेजेस और ड्रॉबैक भी है HVDC और HVAC में। अगर हम लोग एक चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, हालांकि अगर हम लोग इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करते, ठीक है,
ठीक है। और ये होता है हमारा डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन पे, और ये होता है हमारा कॉस्ट। ठीक है। तो एक बल्क, एक हमारा ब्रेक और ब्रेक इवन डिस्टेंस रहता है। ठीक है। 500 to 600 किलोमीटर का। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये होता है हमारा, एक मान लेता है हम लोग ये डीसी लाइन कॉस्ट। ठीक है, डीसी लाइन कॉस्ट। और यहां से होता है हमारा एसी लाइन कॉस्ट। मैं आपको इसे समझा देता हूँ। ये हम लोग कह सकते हैं 500 to 600 किलोमीटर, ये एक रेंज है। ठीक है। आई चेंज कलर दो, एंड आई चेंज द कलर। ओके। अब देखिए, इसके कारण क्या होता है, टर्मिनल कॉस्ट जो है यहाँ से ये डीसी लाइन की, ये हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल कॉस्ट है एसी की, ये भी रिड्यूस होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन एसी लाइन कॉस्ट की, ठीक है, एसी लाइन कॉस्ट की, ये हमारी कम है। ठीक है। सेम हमारा जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए 500 to 600 किलोमीटर के लिए, इसलिए हम लोग अबाउट 500 600 किलोमीटर के लिए हम लोग एसी लाइन को प्रेफर करते हैं। ठीक है। बट अगर हमने डायरेक्टली इसका ये बढ़ा दिया, ठीक है, किलोमीटर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो डीसी लाइन का इरेज दिस। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इफेक्टिव हमारा जो कॉस्टिंग जा रही है, ठीक है, ये हमारी कॉस्टिंग कम जा रही है। ठीक है। एज कम्पेयर टू द एसी लाइन कॉस्ट ओवर अबव 500 किलोमीटर, अबव 600 किलोमीटर। जैसे हमारा डिस्टेंस एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ गया, ठीक है, उस केस में हमारे पास में एचवीडीसी लाइन हम लोग प्रेफरेबल रहती है। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस रहते हैं गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम लोग एचवीडीसी को प्रेफर करते हैं, इससे आपको पता करना होगा। ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ हाई वोल्टेज लाइन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है हाई वोल्टेज लाइन की, हम लोग इंक्रीज किससे कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द इफेक्टिव सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इनकरेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग द शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग किससे पता करते हैं, पी इज इक्वल टू, ठीक है, वी एस अप इंटू वी आर, ठीक है, अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल। ठीक है। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, और हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है। एक्स क्या है, ये हमारा सीरीज रिएक्टेंस। इट इज अ सीरीज रिएक्टेंस। ठीक है। तो हम लोग इफेक्टिव सीरीज रिएक्टेंस को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो हमारे जो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। एंड डेल इज अ लोड एंगल, ध्यान में रखिएगा, डेल इज अ लोड एंगल, इंपॉर्टेंट है, साइन डेल। ओके। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज द लीस्ट रिलायबल। लीस्ट रिलायबल, कम भरोसे वाला हमारा इसमें से कौन सा पावर प्लांट है। ठीक है। टाइडल, सोलर, विंड या फिर जियोथर्मल। तो सबसे लीस्ट रिलायबल अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा विंड का, क्योंकि कि काफी अनरिलायबल है। उसके विंड की डायरेक्शन और विंड के इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर, विंड के इंटेंसिटी को एंटिसिपेट करना, उसके लिए प्रेडिक्ट करना, ठीक है, तो काफी लीस्ट रिलायबल है। हम लोग इसी के ऊपर भरोसेमंद नहीं रह सकते कि विंड से हम लोग काफी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है गाइस, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे विंड्स के ऊपर अल्टीमेटली। ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is a 40 MVA 11 kV 3-phase 50 Hz full pore turbo linter has a inertia constant of 15 seconds and input of 20 megawatt developed of 15 megawatt of output power. Then the acceleration is what? ठीक है। सारे वैल्यूज पूछे गए हमें। ठीक है। एक्सेलरेशन पावर हम लोग निकाल सकते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। एक्सेलरेशन पावर हम लोग इसको पी एक्स से डिनोट कर देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट। ओके। विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 15, सिंपली मैं निकल लिख लेता हूँ 5 मेगावाट। ओके। ये एम जो है ये स्मॉल नहीं लिखना रहता है यहाँ पे, ये रहता है हमारा कैपिटल मेगावाट के, अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। ये काफी के बार हम लोग एम, और ये हम हमारे नोटेशन के लिए तो चल जाता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में राइट करते हैं तो ये एम स्मॉल एम और ये कैपिटल एम में डिफरेंस है। मिली और मेगा में 10⁻⁶ का डिफरेंस आता है। ठीक है। अल्टीमेटली तो हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। ओके। तो पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एस एच अपॉन 180 एफ इंटू अल्फा। तो सारे वैल्यूज हम लोग निकाल लेते, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन हमारा अल्फा ही है अल्टीमेटली। ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हमारा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10 मेगावाट है, इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 180। ठीक है। 180 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखना, काफी बार 60 भी आ जाती है और हम लोग 50 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। और आंसर भी वो गिवन रहता है एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखियो, इंटू 50 डिवाइड बाय 40 इंटू, ठीक है, 40 MVA का है हमारे पास में, 40 इंटू 10⁻⁶ इंटू
H की भी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 15 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है। इसका अगर आप वैल्यू निकालते हो गैस तो आता है हमारे पास में 75 डिग्री सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे में पूछे गए क्वेश्चन है गैस और इंपॉर्टेंट है आपके पावर मार ट्रांसफर एग्जामिनेशन के लिए। ओके, पावर सिस्टम से काफी, अगर ए लेवल के अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन एक दो बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के जाना। ठीक है, इसका किस तरीके से हमारे पास में कर्व आता है, ठीक है, किस तरीके से हमारे पास स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, बढ़ती है, घटती है, सारी चीजें एक बार थोड़ा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला था पिछले कई सेशंस के माध्यम से, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ इक्वल एरिया क्राइटेरिया थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया किससे रिलेटेड है? ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट फॉर सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम्स के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टीम पावर स्टेशन इज 480 मेगावाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, टोटल एनर्जी जनरेटेड एनुअली इज व्हाट? टोटल एनर्जी जनरेटेड पर एनुअली हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, एनुअल लोड फैक्टर को हम लोग किस तरीके से पता करते हैं? लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम। ओके, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यूनिट जनरेटेड इन अ टी आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड इन अ टी। तो हम लोग, हमारे पास लोड फैक्टर ऑलरेडी गिवन है 40%, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 0.4 यहाँ से लिख सकते हैं। चेंज हियर 0.4 इज इक्वल टू, ठीक है, कितने एनर्जी जनरेटेड हुई है हमारी। ठीक है, टोटल एनर्जी जनरेटेड एन्युअली। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ई डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड कितना है? हमारे पास 480 मेगावाट। 4 × 10⁻⁴ हमारा कितना आ जाएगा? हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, 480 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने एनर्जी एनुअली की बात करते हैं तो एक साल में कितने डेज रहते हैं? 365, और इसमें कितने आवर रहते हैं हमारे एक दिन में? 24 आवर्स। तो हम लोग 365 इंटू 24 ऐसा भी लिख के हम लोग ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग 8760 इस तरीके से भी हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 365 मल्टीप्लाइड बाय 24, इसका जो वैल्यू आता है 8760 आता है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 8760 ये वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा एनर्जी निकलता है, ई का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 16819.2 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सेशन बताया था जनरेशन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन करके सेशन था, उसमें मैंने मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। काफी सारे स्टूडेंट यही पे गलती कर जाते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम डिमांड का फॉर्मूला पता कर लिया, लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो पता कर लिया कि क्या है, वो डायरेक्टली हम लोग एवरेज लोड, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यहाँ तक हम लोग पढ़ के एग्जामिनेशन में चल जाते हैं। ये तो एग्जामिनेशन में आईबीपीएस क्या करता है, ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में देता है, मैक्सिमम डिमांड इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, यही सारे सीनारियोज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप एग्री करते हो तो मुझे येस सर या फिर नो सर मुझे अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरीके से गलतियां होती है हमारे से। अब देखिए वो क्या करता है कि डायरेक्टली आपको बता देता है कि मैक्सिमम डिमांड इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, एंड the use of maximum demand is determined to find out डैश लिखा जाता है। ठीक है, तो यही हमें पता होना जरूरी है गाइस कि मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या है। लोड फैक्टर अगर हमारा कम होता है या फिर ज्यादा होता है, या फिर अगर हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होता है फिर कम होता है, तो उसका मीनिंग क्या आता है, या फिर डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो 1 > 1 ही क्यों रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर वगैरह हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे पास में पावर सिस्टम में, ये मैंने उस सेशन में बताया गया। इसी से हमारे स्टेटमेंट मैंने जो वहाँ पे आपको बताया, उसी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनता है। वो जो क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाते हो वो वही एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता है। ओके, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, उसका आपको सिग्निफिकेंस भी पता, सिग्निफिकेंस उसका महत्व कि क्या उससे कम या ज्यादा होने से लोड फैक्टर के घटने या बढ़ने से, या फिर लोड फैक्टर हम लोग किसके लिए पता करते हैं, ये अगर आपको पता होता है तो आप 100% सिक्योर रहते हो, आपके वो 1 या 2 मार्क जो भी हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपको इंप्लीमेंट करनी है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज अफेक्टेड बाय। जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट में मतलब क्या होता है कि हमारा जो इफेक्टिव कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो डीसी की टेंडेंसी रहती है कि वो क्या होता है, करंट फ्लो करता है इफेक्टिवली सेंटर से, ठीक है, और एसी के टेंडेंसी क्या रहती है, उसका जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, वहां से हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, इसलिए हम बंडलिंग भी करते हैं। और यहाँ पे जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमारा इनइफेक्टिव रहता है, ठीक है, वो हमारा अनयूटिलाइज रहता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो बोला गया स्किन इफेक्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन में, वो किसके कारण अफेक्ट होता है, तो अफेक्ट होता है बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके कारण उसका अफेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वो अफेक्ट होता है। ओके, तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन में, वो किसके कारण अफेक्ट होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे स्किन इफेक्ट को, उसमें सबसे पहले तो मेजरली फ्रीक्वेंसी, देन उसका है डायमीटर, शेप है, किस तरीके से कंडक्ट, अगर रफ सरफेस है हमारे कंडक्टर का, उसके कारण में हमारा स्किन इफेक्ट अफेक्ट कर सकता है, और है टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। वो स्किन इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाता है अगर हमारा परमेबिलिटी जो है, ठीक है, वो भी अगर हमारा बढ़ जाता है तो, ओके, तो ये स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो वो टाइप ऑफ मटेरियल पे भी एक अमाउंट पे वो हमारा डिपेंड करता है। ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बंडल ऑफ कंडक्टर्स इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर्स, द इफेक्टिव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल रिस्पेक्टिवली व्हाट, ठीक है। अगर हम लोग बंडलिंग करते हैं कंडक्टर्स का, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, अगर हम लोग सिंगल कंडक्टर से बदले एक बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो इफेक्टिव इंडक्टेंस जो है, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, और हमारा कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इफेक्टिव जो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करा दिया। Next question is 25 MVA 33 kV transformer has a per unit impedance of 0.9. Then per unit impedance at a new base of 50 MVA at and 11 kV would be what? ठीक है, सिंपल है गाइस, इसको आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, पर यूनिट इंपेडेंस एट अ न्यू बेस ऑफ 50 MVA एंड 11 kV। ठीक है, हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर का बेस वैल्यू बताया गया था कि 25 MVA 33 kV का ट्रांसफार्मर है जिसका पर यूनिट इंपेडेंस है 0.9। तो हमारा नए बेस 50 MVA और 11 kV पे कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसका फॉर्मूला होता है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो पर यूनिट, नया पर यूनिट क्या है, ठीक है, इंपेडेंस विच इज इक्वल टू ZPU ओल्ड। देखिए हम लोग फॉर्मूला को अच्छी तरीके से ध्यान में नहीं रख पाते, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज और रटी रटाई चीजें पढ़ के चले जाते हैं। होता क्या कि फॉर्मूला भी एक एग्जामिनेशन में बना था guys, ठीक है, यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन में बना था। ठीक है, ZPU ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय V ओल्ड अपॉन V न्यू, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है guys, ठीक है। ये एज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी बन सकता है। होता क्या है कि अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली वी ओल्ड बाय वी न्यू उसको होल स्क्वायर करके आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट बताते। क्या होता है कि अगर एग्जामिनेशन में यहाँ पे स्क्वायरिंग आता तो हम लोग क्या देखते हैं, ZPU न्यू इज इक्वल टू ZPU ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू बाय MVA ओल्ड स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय वी ओल्ड वी न्यू। ठीक है, हम लोग ये नहीं चाहते कि स्क्वायरिंग किसका करना है करके। यही हमारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है guys, और यही मैं पेपर्स को एनालाइज करके बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के जो रिसेंट पेपर्स थे उसको जो एनालाइज किए, जिनके भी पीडीएफ में मिलते हैं, ठीक है, उन्होंने यही गलतियां की थी। ठीक है, यूपीपीसीएल में काफी सारे स्टूडेंट्स जिनके ए लेवल के एग्जामिनेशन वगैरह थे, उनको हालांकि फॉर्मूला पूरा पता था, उनको हमने पूछने के बाद उनको फॉर्मूला भी याद था, सब कुछ चीजें, लेकिन उन्होंने MVA न्यू को यहाँ पे स्क्वायर करके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे गलतियां ना होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सो दैट आपको इसमें आप बच सको इस तरीके से गलतियां करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू कितना है हमारे पास में, MVA न्यू है हमारे पास 50। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 25, ठीक है, MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय V ओल्ड स्क्वायर, ठीक है, 33/11, ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इंटू 33/11। ठीक है, ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा हमारा 3 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 0.9, ठीक है, ये आता है इसका वैल्यू 16.2 पर यूनिट। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस तरीके से कौन सी वैल्यूज हमारे पास में न्यू होती है और कौन सी वैल्यूज हमारी ओल्ड होती है वो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, आप काफी बार हम लोग इसमें गलतियां करते थे। छोटी क्वेश्चन तो हालांकि यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन वो क्या करता है, काफी लेंदी बना देता है, और उसमें वैल्यूज कुछ कम रहती है और कुछ एक्स्ट्रा की वैल्यूज भी बता देता है कि इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका इंडक्टेंस इतना है। ठीक है, तो आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें
आप बच सकते हो आपके जो ट्रैप में फंसने से पहले। ओके, दैट मीन्स एग्जामिनर के जो ट्रैप रहते हैं कि वो एक्स्ट्रा के वैल्यूज आपको पता है कि उसमें फंसा सके, उससे आपको परहेज करना है, उससे आपको दूर ही रहना है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन द डीसी इन आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल टू गेट इन्वर्टर ऑपरेशन व्हेन द फायरिंग एंगल इज, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अगर हमारा अल्फा रेंज करता है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री तो हमारा एज ए इन्वर्टर ऑपरेशन होता है गाइस एचवीडीसी सिस्टम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है, फायरिंग एंगल अगर हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है तब वो क्या होता है हमारा एज अ रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट करता है हमारा। ठीक है, और जब भी हमारा अल्फा का वैल्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से हमारा 180 डिग्री के बीच में लाई करता है तब वो एज अ इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करता है और यहाँ पे रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, next question is a three-phase 100 MVA 11 kV generator has a following per unit constant. The generator neutral is solidly grounded, which is x1 is equals to x2 is equals to 3x0, which is equals to 0.15 ohms. The ratio of fault current due to three-phase dead short circuit to that of a due to LG fault would be nearly what? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है पूछा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे तीनों भी वैल्यूज क्या बताया गया, x1 is equals to x2 is equals to 3x0 is equals to 0.15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x0 का वैल्यू हमारे पास 0.15 है, तो काफी सारे स्टूडेंट इसी को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x0 का जो वैल्यू आता है वो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.05 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 0.05 ओम्स, राइट। अब देखिए फॉल्ट करंट जो होता है हमारा थ्री फेज सर्किट में वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई एफ अगर हम थ्री फेज का निकालते हैं तो वो होता है ई डिवाइड बाय x1। ठीक है, ई डिवाइड बाय x1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15। ठीक है, जो फॉल्ट करंट होता है एल जी, ठीक है, जो फॉल्ट करंट होता है हमारे एल जी फॉल्ट में वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, आई एफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में वो होता है हमारा 3 EA, ओके, अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x0। ठीक है, तो 3 EA अपॉन हम लोग वैल्यू सब्सिट्यूट करते 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.05 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 EA, ओके, अपॉन 0.35। ओके, तो जो रेशियो पूछा गया इसका और इसका रेशियो वो कितना हो जाएगा गाइस हमारा 0.35, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 0.15। सिंपल है, इसका जो रेशियो बनेगा 0.777। ओके, पूछा गया द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट ड्यू टू थ्री फेज डेड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, थ्री फेज डेड शॉर्ट सर्किट जो हमारा EA बाय 0.15 आया था वही हमें पूछा गया। देखिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख लिया, लेकिन ये वैल्यूज किस तरीके से निकली है गाइस। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो आया है हमारा ये अपॉन, आई विल राइट इट डाउन हियर, ये आया, इसका रेशियो हमें इससे रेशियो पूछा गया। देखिए 0.15 डिवाइडेड बाय 3 EA अपॉन 0.35। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू क्या बनेगा ये हमारे न्यूमरेटर में जाने के बाद में 0.35 डिवाइड बाई ये 0.15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू 0.15। ठीक है, 15, इसी का जो इफेक्टिव वैल्यू आता है वो आता है हमारा 0.78। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर इसमें आपको दो वैल्यूज पता रहते थे, ठीक है, ये IF थ्री फेज फॉल्ट करंट, ठीक है, डेड शॉर्ट सर्किट करंट और IF L लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का, ठीक है, इसका जो रेशियो है, बाकी सारे वैल्यू सिंपल ही थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 2.2 मार्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परमिसिबल टाइम ऑफ अ डी-एनर्जाइजेशन ऑफ अ फॉल्टी सर्किट इज डिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल टाइम कितना, डी-एनर्जाइजेशन ऑफ अ फॉल्टी सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन, वो किससे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान में रखिए परमिसिबल टाइम जो है डी एनर्जाइजेशन ऑफ अ फॉल्टी सर्किट, ठीक है, वो उससे डिपेंड करते हैं हमारे फॉल्ट करंट के ऊपर और उसके ड्यूरेशन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। जो मैक्सिमम परमिसिबल टाइम है हमारा, टाइम ऑफ डी एनर्जाइजेशन ऑफ अ फॉल्टी सर्किट, वो डिपेंड करता है हमारे कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम के ऊपर, फॉल्ट करंट और उसके ड्यूरेशन के ऊपर, और एक मेजर चीज आती है हमारी टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट के ऊपर भी वो काफी मेजरली डिपेंडेंट है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस आर यूज्ड टू फॉर्म द
बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर अ लोड फ्लो एनालिसिस। देखिए इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बनाया था कि इस तरीके से बन सकता है, इसमें से ओनली वन है, ओनली टू है, और फिर ओनली थ्री है। इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे तो क्वेश्चन हालांकि सिंपल है, मुझे तो फॉलोइंग बसेस आर यूज टू फॉर्म बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, लोड फ्लो एनालिसिस के लिए बस एडमिटेंस मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करते हैं गाइस। ठीक है, उसमें हमारे पास में लोड बस, जनरेटर बस और स्लैक बस की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ बस में हमारे पास में जनरेटर बस रहती है। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी चार्ट बताया था, जनरेटर बस रहती है हमारे पास में। दूसरी रहती है हमारे पास में लोड बस, जिसको हम लोग पीक्यू बस भी कहते हैं। ठीक है, जनरेटर बस को हम लोग पीवी बस भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास में थर्ड जो रहता है हमारे पास में स्लैक बस। आई होप आपको काफी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता होगा। इसमें स्पेसिफाइड की जाती है कुछ क्वांटिटी, स्पेसिफाइड क्वांटिटी, और हमारे पास में जो अननोन क्वांटिटी रहती है वो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर बस या पीवी बस में हमारे पास में पी और वी का जो वैल्यू है वो हमारे पास पता रहता है, और अननोन क्या रहता है, क्यू एंड डेल लोड एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में लोड बस में हमारे पास में पी क्यू पता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में वी और डेल का वैल्यू पता नहीं रहता है, अननोन रहता है। स्लैक बस में हमारे पास में वी और यहाँ पे डेल का वैल्यू स्पेसिफाइड किया जाता है, और पी और क्यू का एक्टिव और रिएक्टिव पावर का वैल्यूज हमें पता नहीं होता। ठीक है, काफी सिंपल सा है, काफी कबार एग्जामिनेशन बनता भी है। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ guys, हमने मराठी का कोर्स जो लॉन्च किया था उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी सारे स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन कर लिया और उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया। अगर आपने अभी भी स्टिल आपको आपने इसको नहीं देखा होगा तो आपके लिए हमने फिर से एक्सटेंड करके रखा है ये कूपन कोड फ्लैट 50। हालांकि हमने काफी लिमिटेड टाइम के लिए रखा था, फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, हमने सिर्फ 99 रुपीज में आपके लिए अभी भी अवेलेबल करके रखा है। आप इसमें देख सकते हो, इसकी भी ड्यूरेशन आप देख सकते हो, काफी बड़े सेशन है गाइस। अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जामिनेशन के पहले 2 से 3 दिन पहले अगर आप इसको जाके परचेस करोगे और आप इसको वॉच करने की कोशिश करोगे तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा गाइस। उस टाइम पे भी आपको काफी सारी चीजें रिकॉल करनी रहती है, इसलिए क्यों ना अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो उसको आप जल्दी से जल्दी, आप वो उस टाइम पे जो हमने उसके जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हमने मेंशन किया था, लेकिन आप वो क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, इसकी जो हर एक टॉपिक के जो ड्यूरेशन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है आपको समास वगैरह, ये सारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, समास होता है, ठीक है, ये प्रयोग वगैरह, ये इसमें से काफी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ये एमपीसी के लिए भी आपको काम में आ सकते हैं और हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आ सकते हैं। 25 23 हमने इसमें टॉपिक मेंशन करके रखे हैं, और हर एक के ई बुक भी और 2 प्रैक्टिस ई बुक्स भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। अगर कुछ आपकी रिक्वेस्ट आती है तो वो भी इसके अंदर अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कोचिफाई चैनल के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ 99 रुपीज में आप देख सकते हो, ये हमारा मराठी का कंप्लीटली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको वॉच कीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन है, 1 साल तक आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, रीजनिंग का जो मैंने आपको कोर्स बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे कूपन कोड देख सकते हो, इसको बिना अप्लाई किए आप इसको मत परचेस कीजिएगा, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। इसको डायरेक्टली तीनों भी कोर्सेज 99 रुपीज में हमारे पास अवेलेबल है। हर एक कोर्स 99 रुपीज में, आप सिर्फ देख सकते हो कि तीनों भी बड़ी मेजर प्रिपरेशन है गाइस। 80 क्वेश्चन के आप देख सकते हो, 80 क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन इस इन सारे कोर्सेज के अंदर हो सकते हैं। हालांकि हमारा क्वांटिटेटिव का कंप्लीट हो चुका है, मराठी का कंप्लीट हो चुका है, हमारा सिर्फ रीजनिंग का भी ऑनगोइंग है। रीजनिंग में भी हमने, अगर आप देख रहे होंगे, हम लोग हर दिन उसमें अभी सेशंस को अपलोड कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारा मेजर टारगेट क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है, सिटिंग अरेंजमेंट जो आपको 5 क्वेश्चंस दिलाता है, और हमारा पजल जो है वो भी हमारा काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसको हमने काफी डिटेल में आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को फ्रेम अप किया है। ओके, ठीक है गाइस, आपको ध्यान में रख लीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज काफी सारे स्टूडेंट इसमें स्पेंड करते हैं। रीजनिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ, मराठी के लिए अलग से, क्वांटिटेटिव के लिए अलग से। तो आप देख सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में आपको एक कोर्स मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आप अभी से, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, सीरियस होकर चीजें सुनना है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली कोर्स लेना है इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका जुलाई में एग्जामिनेशन है, ठीक है, हर एक टॉपिक जो है आपका, इसका 1 आवर प्लस का सेशन है। ठीक है, 1 आवर प्लस का, अगर आप तीनों भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, हालांकि रीजनिंग के भी अभी तक आज के डेट तक हमारे 10 सेशन जो है अपलोड हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन नॉन टेक्निकल को भी इक्वली प्रिपेयर करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा गाइस, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन के साथ डील करना है, जो आपको 40 मार्क्स दिलाते हैं, और 40 मार्क्स ही सिग्निफिकेंट है आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, आप कहीं पे भी टाइम स्पेंड ना करें, इसलिए हमने प्रिसाइज कॉन्टेंट, ठीक है, मैं आपको बता दूं, माइंड माई वर्ड, प्रिसाइज कॉन्टेंट आपको हमने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करा दिया, और वो भी काफी कम दाम के ऊपर। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप आज से प्रिपरेशन चालू करोगे तो आप 1 आवर एक मराठी को दोगे, 1 आवर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दोगे, ठीक है, और 1 आवर आप एक रीजनिंग को दोगे। इसी के साथ आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है वो भी आपके पास साथ मिल रहा है, उसको भी प्रैक्टिस करना हो जाएगा साइड बाय साइड, मराठी की भी हो जाएगी और रीजनिंग की भी, अगर हमारे ये जो सेशन है वो आप देख सकते हो।
होता क्या है कि अगर आप इन तीनों भी सेशंस को देखते हो साइमल्टेनियसली, आपका 3 आवर तो यही पे चला जाता है सेशंस को वॉच करने के लिए। इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस जोड़ देते तो 1 आवर की प्रैक्टिस होता है। इस तरीके से अगर आप आज से डेली प्रण लेके आप प्रिपरेशन करते हो ना गाइस, अगर आप काफी सारे स्टूडेंट ने कोई मराठी का ज्वाइन कर लिया, क्वांट्स का नहीं किया, रीजनिंग का किया, मराठी का नहीं किया, बट आपको मैं बता दूं ये तीन का कॉम्बो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली नॉन टेक। सबसे पहले तो गाइस हमने मराठी से शुरू किया था, मराठी के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रिक्वेस्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने कंप्लीटली फटाक से कंप्लीट कर दिया, ठीक है, काफी मेजर हमारे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। उसके बाद उन स्टूडेंट्स की हमारे पास रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग का भी लिया जाए, तो हमने रीजनिंग का भी शुरू कर दिया ऑन हाई स्पीड, ठीक है। तो ये जो है कोर्सेज आपको हर दिन, अगर आप 3 घंटे हर एक सेशन देखते हो अभी आके, तो आपके अगर हम लोग मान लेते हैं 15 टॉपिक्स है, ठीक है, 10 से 15 टॉपिक है, तो आपको 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन में आपको सारे प्रिपरेशन हो जाएगी नॉन टेक्निकल के। और आपका ऐसा जुलाई में हम लोग 100% कंसिडर करके चल रहे थे, अभी तक के एग्जामिनेशन का डेट नहीं है, फिर भी आपको एक चीज पता होती है कि अगर आपका एग्जामिनेशन डेट आता है तो हमारा एक 8 से 10 से हम लोग 12 दिन की पहले हमारे पास टाइम टेबल आ जाता है। तो आप ऐसे तो कंसिडर नहीं करेंगे जुलाई के 1-2 तारीख को एग्जामिनेशन होगी। अब जून जो है हमारा ऑलमोस्ट एंड होते हुए आ रहा है guys। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 3 आवर तो डेफिनेटली इस नॉन टेक्निकल को देने ही देने होंगे, ठीक है। इसी के साथ सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा हमारे मराठी के लिए साथ, या फिर हम लोग क्वांट्स को हम लोग सबसे पहले अगर आप परचेस करके ज्वाइन करते हो तो उसका भी हमको स्ट्रेटेजी बता देते हो कि ऐसा नहीं कि आपने कोई भी टॉपिक आपने कहीं भी उठा लिया। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि क्वांट्स का आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आज आपने एक टॉपिक देख लिया, उसके बाद आपको काफी हेवी जाता होगा समझने के लिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप थोड़ा सा मराठी उसमें देख सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग के ऊपर जंप कर सकते हैं। इस तरीके से साइमल्टेनियसली आपको इफेक्टिवली आपको 3 आवर देने पड़ेंगे आपके टेक्निकल के साथ। टेक्निकल को मिस नहीं करना है, जस्ट लाइक आपको सिर्फ नॉन टेक्निकली करना है ऐसा नहीं है guys। काफी सारे स्टूडेंट सिर्फ नॉन टेक्निकल के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है, सारे इक्वली आपको टाइम देना है। आपको इसके कोर्स के लिए मैंने आपको कूपन कोड मेंशन करके रखा है यहाँ पे, ओनली 50, फ्लैट 50 एंड न्यू 50, ठीक है। तो आपको नॉन टेक्निकल का इक्वल प्रिपेयर करोगे गाइस, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर कोचिफाई ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो तीनों भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। उसकी जो कूपन कोड है, हालांकि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया बैनर के ऊपर ही, आपको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्रिपेयर करिएगा गाइस, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपको कहीं भी स्पेंड नहीं करना है रीजनिंग के लिए, पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। जो प्रिसाइजली अभी आईपीएस ने पूछे हैं मॉडरेट लेवल के, अगर आप एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन जाके देख लोगे गाइस, ठीक है, पार्टनरशिप या फिर कोई भी टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा 3 आवर्स का हो चुका है। आप इससे सोच सकते हो कि हमने अगर इतना टाइम इसमें स्पेंड किया है, ठीक है, क्वालिटी टाइम हमने इसमें स्पेंड किया है, तो आपको डेफिनेटली इससे कॉन्सेप्ट गेन अप हो गए। 80 क्वेश्चन से मैं चाहता हूँ गाइस अबाउट आप 70 क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट करके आओ। 70 क्वेश्चन मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि 80 ऑन 80 आप पूरे इसमें से स्कोर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें अब आपको स्किप करनी पड़ेगी। मेजरली रीजनिंग में हमने सबसे पहले सेटिंग अरेंजमेंट और लॉजिकल जो हमने पजल लिया है, ठीक है, वो पजल भी ऐसा एक सिंगल वेरिएबल का हमने इस तरीके से नहीं कर रहे कि हम लोग डायरेक्टली 4 लोगों की सेटिंग बैठा रहे। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि 2017 में जो आपको पजल पूछा गया था इसमें दो दो वेरिएबल बने थे, और रिसेंटली जो आईबीपीएस ने पूछे गए वही क्वेश्चन मैम ने अच्छी तरीके से डिस्कस किए। तो बिल्कुल भी आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, बी सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। सो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी रहती है गाइस, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग फॉर द केबल्स, ठीक है, हमें केबल से रिलेटेड इसमें से प्रॉपर्टीज बोली गई है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द इंसुलेशन ऑफ द केबल। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज बताई गई, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इनमें से आपको पूछा गया, ये सेम आईबीपीएस पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना पूछा गया कि विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन आर करेक्ट व्हाइल यूजिंग अ केबल। अब केबल को यूज करते हो इसमें से जो प्रॉपर्टीज बताई गई 3, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है ऐसा पूछा गया, ठीक है। अब देखिए लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी इंसुलेशन ऑफ केबल्स की अगर हम लोग बात करते तो देखिए होता क्या है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए हमारा हाई होता है, और उसी कारण जो है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ना कि लो, ठीक है। उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई रहनी चाहिए और उसका टेम्परेचर विथस्टैंड भी हाई रहना चाहिए, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट, नॉन इन्फ्लेमेबल भी होना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, और बाकी सारी भी चीजें, और वो केमिकली एसिड और अल्कलीज को है उसको भी विथस्टैंड करना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, to equalize the sending end and receiving end voltages, impedance is connected at the receiving end of a transmission line having the
following ABCD parameters. A is equals to D is equals to 0.9 at an angle of 0 degree and B is equals to 200 at an angle of 90 degree or 90 degree ohms. ओके, द इम्पिडेंस सो कनेक्टेड वुड बी व्हाट, तो यहाँ पे कितना इम्पिडेंस रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। ए और ए इज इक्वल्स टू डी हमारे पास 0.9 बताया गया, ठीक है, और बी जो वैल्यू हमारे पास बताएगी वो है हमारे पास 200, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि इम्पिडेंस कितना कनेक्टेड रहेगा ऐसे क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो जेड कितना हो जाता है, जेड इक्वल्स टू होता है वी आर अपॉन आई आर, ओके। तो इसका जो वैल्यू बनता है गाइस वो बी अपॉन 1 माइनस ए, ये वैल्यू बनता है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 200 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 0.9 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे गलतियां हो जाती है स्टूडेंट्स की कि सर हम लोग इसको पोलर कन्वर्जन को कैसे करें, पोलर का डिवीजन कैसे करें, रेक्टेंगुलर का हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करके, इसके लिए भी मैंने एक सेशन अपलोड करके रखा है ऑलरेडी। अगर आपको चाहते हो तो मुझे लिंक मांग लीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज सबको फॉर्मूलाज वगैरह सब पता हो जाते हैं, कैलकुलेशन में हम लोग 2 से 3 मिनट स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। यही पे हमारी गलती हो जाती है, तो आपको क्विकली कैलकुलेशन करते आना चाहिए, ये भी आप उसको टारगेट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो उसका जो जेड का वैल्यू बनता है गाइस, ठीक है, जेड, ठीक है, z विल बी इक्वल्स टू 2000 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ओम्स, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन सी, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर कौन सा इसका कारण है, या फिर उसका इसका इफेक्ट है, ठीक है, किसका एक कॉज है या फिर इफेक्ट है, कि ये स्टेटमेंट का वो कारण क्या हो सकता है या फिर उसका इफेक्ट क्या हो सकता है करके आपको हर एक अच्छी तरीके से इसको क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ये से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चंस क्या है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज एडवांटेजेस ओवर एचवीसी ओवर फॉर अ लार्ज पावर ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग एचवीडीसी को प्रेफर करते हैं ओवर एचवीसी। मैंने आपको बताया था कि एक थ्रेशोल्ड उसका वैल्यू रहता है गाइस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक हमने थ्रेशोल्ड डिस्टेंस को क्रॉस ओवर कर दिया, कि हम क्रॉस ओवर कर दिया तो हम लोग एचवीडीसी को प्रेफर कर दें, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप पूछा गया कि एचवीडीसी रिक्वायर्स कन्वर्जन इक्विपमेंट एट टू एंड्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट है। एक हमारे पास में रेक्टिफायर और इन्वर्टर स्टेशन हमारे पास में दोनों भी एंड पे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन इक्विपमेंट लगता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दोनों भी इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट 2 है हमारा, ये जो स्टेटमेंट 2 है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट हमारे एक असर्टिव सेंटेंस बता दिया उन्होंने, जो इन्फॉर्मेशन बताई, इसीलिए आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ऑप्शन बी गाइस। हालांकि दोनों भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ठीक है, ये इसका कारण नहीं कि हम लोग एचवीडीसी रिक्वायर कन्वर्जन इक्विपमेंट एट टू एंड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसी तरीके से आपको एनालिटिकल स्किल भी इसमें लगानी होती है, इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हो, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ अ डीसी ट्रांसमिशन इज अ हाई कॉस्ट ऑफ अ कन्वर्जन इक्विपमेंट, करेक्ट है। जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन है, ठीक है, उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या, हमारा ड्रॉबैक हम लोग कह सकते हैं कि उसके हाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इक्विपमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लिमिटिंग मतलब उसके कारण हम लोग जनरली कॉमनली यूज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में द जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इज यूज्ड फॉर रिएक्टिव पावर ट्रांसफर ओनली विच हैज अ एबिलिटी टू अल्टर वोल्टेज लेवल्स, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। विच इज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस रिले विद इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऐसा डिस्टेंस रिले जिसकी खुद की एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सा रिले है गाइस, वो है हमारा एडमिटेंस रिले। इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्विचर का सेशन लेके आएंगे, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिले, उसका कहाँ का यूज किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्किट ब्रेकर द आर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन के जो हमने हमारा कोर्स है गाइस, ठीक है, वो एक जेई क्रैकर कोर्स है, हालांकि वो ए के लिए भी एप्लीकेबल है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, यही क्वेश्चन आईबीपीएस पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे थर्मल एमिशन भी होता है, हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर या फिर फील्ड एमिशन, इसका मेजर कारण क्या है, वो है मेजर थर्मल एमिशन, और दूसरा है हमारा
फील्ड इमिशन, इसके कारण हमारा आर्क प्रोड्यूस जाता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर ऑफ द ईयर, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज 1 एंड 3 ओनली आर अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसी के कारण हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क प्रोड्यूस होता है। ओके, एक सर्किट ब्रेकर ऐसा कि हमारा डिवाइस है वो मेक या फिर ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो हमारे एबनॉर्मल कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स के टाइप्स जो है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर का जो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन रहता है, वो सारी चीजें मैंने आपको ट्रांसमिशन के कोर्स में डिटेल में पढ़ाई गई। 3 आवर्स का एक ट्रांसमिशन का कोर्स है विथ ई बुक, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफी फायदेमंद रहेगा आपको इस साल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक चीज क्या होती है गाइस, अगर आप एक कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी देता हो, इसी का मतलब यह है कि आप 1 साल तक बाकी कोई भी एग्जामिनेशन आता है उसके लिए भी एप्लीकेबल रहता है, तो आपको उसे मल्टीपल टाइम परचेस करना नहीं रहता। यही हमारी खासियत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन की, आपको रिपीटेटिव पैसा नहीं देना पड़ता है गाइस। अगर आप एक बार देते हो तो आपको 1 ईयर तक वो कंप्लीटली वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक 2 पोल 50 हर्ट्ज 11 केवी 100 MVA alternator has a moment of inertia of 10,000 kg meter square. The value of inertia constant h is given by, ठीक है। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें पता करना है क्या है, इनर्शिया कांस्टेंट h का वैल्यू हमें पूछा गया है। ओके, दैट मींस इनर्शिया कांस्टेंट हमें पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि 2 पाई इंटू 50, ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100 पाई, या फिर हम लोग सकते 314 31.4 डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 314 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकालते तो होता है हमारा हाफ, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हमारे पास में 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 314, ओके। तो इसका जो वैल्यू बनता है वो बनेगा 4.93 इंटू 10⁻⁸ जूल, ठीक है। ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 493 मेगा जूल, ओके। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं डायरेक्टली 100 MVA से, ठीक है, 100 MVA से, तो हमारे पास में इनर्शिया कांस्टेंट एच का जो वैल्यू बनता है वो बनेगा 4 पॉइंट, ठीक है। 100 से कैलकुलेट कर ले डायरेक्टली हमारे पास 4.93 सेकंड्स ही हमारा इनर्शिया कांस्टेंट आ जाता है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। Next question is, in a power system, due to interconnection of a grid formation and transmission line redundancy, the ability to serve all power demands without failure over a long period of a time is due to, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन अ पावर सिस्टम ड्यू टू इंटरकनेक्शन और अ ग्रिड फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन redundancy, the ability to serve all power demand without failure over long period of time is due to, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इट इज ड्यू टू द पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। पावर सिस्टम रिलायबल है क्योंकि हमारे पास में इंटरकनेक्शन है ग्रिड का, ठीक है, ग्रिड फॉर्मेशन करके रखा है, ठीक है। और अलग अलग हमारे पास में ग्रिड इंटरकनेक्टेड होने के कारण जो है हमारे पास में वो इफेक्टिव हमारे उसका जो आउटकम मिलता हुआ रहता है हमारे पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। ये स्टेटमेंट ही इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इंग्लिश में हम हमारे कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग इसको ब्रेकआउट करके नहीं पढ़ सकते। देखिए होता क्या, बोला क्या गया, इन अ पावर सिस्टम ड्यू टू इंटरकनेक्शन ऑफ और ग्रिड फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन रिडंडेंसी, एबिलिटी टू सर्व ऑल पावर डिमांड, सभी पावर डिमांड को सर्व करने के लिए, सभी की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको सर्व करने के लिए विदाउट फेलियर, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं, इट इज ड्यू टू द पावर सिस्टम रिलायबल। अब क्योंकि हमारा पावर सिस्टम रिलायबल है इसीलिए हम लोग पावर डिमांड्स को मीट कर सकते हैं, ठीक है, सभी को पावर सप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली विदाउट फेलियर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे ड्यूरेशन के लंबे ड्यूरेशन तक के लिए, ठीक है। सिंपल का सिस्टम था, सिर्फ इंग्लिश की आपको बात थी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन अ पावर सिस्टम फॉर एनालिसिस ऑफ, जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है यूज किए जाते हैं पावर सिस्टम में किसके एनालिसिस के लिए, अनबैलेंस 3 फेज फॉल्ट के लिए। सिंपल है गाइस, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो रहते हैं वो पावर सिस्टम में यूज किए जाते हैं फॉर अनबैलेंस 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस। ओके, next question is, when the sinusoidal steady state current is called a symmetrical short circuit current, then the unidirectional transient component is called as, जब भी हमारा साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट करंट जो है हम लोग सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट उसको कहते हैं, तो हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रांजिएंट कंपोनेंट जो है उसको हम लोग डीसी ऑफसेट करंट करके भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द इंसुलेशन ऑफ अ केबल, ठीक है। आई गेस हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है।
तो देखिए लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका एक करेक्ट आंसर था। ओके, 1 सेकंड, हम जो करेक्ट आंसर बोला देखिए इसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर विस्टेंस और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ओके, सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज रिलेटेड टू, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल ये रिलेटेड है स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ अ पावर सिस्टम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ अ पावर सिस्टम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a balanced three-phase load is supplied from a three-phase supply. The contact in a line C of a the contact in line C of a triple pole switch कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कनेक्ट व्हेन स्विच इज टर्न ऑफ। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर सी है ये स्विच ऑन नहीं होता है, ठीक है, इट डज नॉट, इट फेल्स टू कनेक्ट, ठीक है, व्हेन इट इज स्विच ऑन इफ द लाइन करंट इन द लाइन ए एंड बी आर रिकॉर्ड्स 25 एम्पियर, ठीक है, अगर अब इसमें 25 एम्पियर एक दोनों इसमें आ रहा है ए और बी में और ये स्विच ऑन नहीं हो पाया तो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या रहेगा करंट का, ये में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रिपल पोल स्विच में हमारे पास में स्विच ऑन किया फिर भी हमारा ये जो स्विच ऑन नहीं हुआ तो हमारा जो आईसी का वैल्यू रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये देखिए आई क्या हो जाएगा इस केस में हमारा माइनस आई बी। ओके, तो विच इज आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है, और हमारा आई बी कितना रहेगा 25 एट एन एंगल ऑफ -180 डिग्री। ओके, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट रहेगा, ठीक है, आई ए वन वो कितना रहेगा 1/3 इन ब्रैकेट आई प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ठीक है, या फिर इसका जो वैल्यू बनता है आई वन विल बी इक्वल्स टू आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा, अल्फा रहेगा 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका डायरेक्टली वैल्यू में निकाल सकते हैं अगर 1/3 इन ब्रैकेट 25 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस 25 एट एन एंगल ऑफ 300 आता है इसका डायरेक्टली। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करते तो इसका जो वैल्यू बनता है वो रहेगा हमारा 14.4 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री। ओके, विच इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी कम बार इसके चांसेस बन सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सके इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए तो पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट के ऊपर आप क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमने 20-25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया पावर सिस्टम्स के। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। बीएमसी एससी और जे का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, हालांकि हमने इसको बीएमसी जे के नाम से रिलीज कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से हमने एनालाइज किया कि जो आपको सिलेबस है गाइस एससी और जे में, सब इंजीनियर और जे के जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन में सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक्स है। ठीक है, वही एडिशनल है। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो एससी के अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल आपका बीएमसी एससी जे का कोर्स हमने कंबाइन कर दिया। इसमें इलेक्ट्रिकल के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मेंशन करके, लेकिन इसके अंदर में आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, वेयर हाउस वगैरह और जो इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शनल है जो जेई ने जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं है वो आपको इस कोर्स के खत्म होने के बाद मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सो आपको एक ही कोर्स के अंदर आपका जेई और एससी के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके लिए भी काम में है और जो सब इंजीनियर की प्रिपरेशन करे उनके लिए भी काम है गाइस। ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको मैं कोर्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइस। इसकी वैलिडिटी जो है, ठीक है, आपको 30 जून तक मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसके पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ 300 रुपीज़ में, अभी 400 रुपीज़ का प्राइस था, फ्लैट 25 कूपन कोड लगा के आप इसको परचेस कर लीजिएगा। 30 डेज का हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कोर्स है। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो स्केड्यूल है आप इसमें देख सकते हो। इसके स्केड्यूल के अंदर आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग 9 जुलाई तक कवर करेंगे। 9 जुलाई के बाद में हमारे जो 3 टॉपिक्स बचेंगे जो सब इंजीनियर में एक्स्ट्रा है, ठीक है, हालांकि जेई और एसी में कॉमन है, मैं आपको सिलेबस के बाद में वो मेंशन करा दूंगा। हालांकि जो 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे आफ्टर 9 जुलाई। आप देख सकते हो अभी तक हमारे इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे अकॉर्डिंगली एज पर सेशन हमारे टाइम टेबल हम लोग ट्राई करें कि इसको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दे। आपके महाट्रांसको के एग्जामिनेशन के लिए भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट 30 डेज का एक बीएमसी एससीजे का कोर्स है। मैकेनिकल के ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया गया है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स मैकेनिकल एस्पिरेंट्स भी है तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको सिर्फ 300 में आप देख सकते हो 28 टॉपिक्स टोटल हो रहे और 300 रुपीज सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल में
इसकी जो वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो पर चैप्टर वाइज तो काफ़ी कम वैल्यूज आती है guys। इसलिए मैं आपको बता रिकमेंड करना चाहता हूँ इसको ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विथ ई बुक्स और विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेबल्स और चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकसिंग किया गया है, ठीक है। आपको जो महा ट्रांसको एग्जामिनेशन के लिए काम में आएंगे, ठीक है। और ये सारे फुल लेंथ सेशंस रहने वाले और लेटेस्ट एमसीक्यूज के साथ में हम लोग इसको डिस्कस करें। ये भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और उसका फायदा डेफिनेटली उठाएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसके पहले आपको आज का कूपन कोड बता देता हूँ गाइस। 100 रुपीज़ आपको डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, जो 399 का कूपन कोड है। 399 इसका प्राइस जो है आपको 299 में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है। फ्लैट 25 कूपन कोड ये लगाने के बाद डेफिनेटली यूज कीजिएगा, आपके 100 रुपीज़ यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। 25% अभी डिस्काउंट में इसको रिलीज कर दिया इनिशियल डेज के ऊपर। जैसे हमारे कंप्लीट हो जाता है 9th ऑफ जुलाई को, उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्टली प्राइस रेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो गाइस। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे दोनों भी एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन टाइम टू टाइम हम लोग आपके साथ करते रहे। हमारे एप्लीकेशन को और टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एग्जामिनेशन को काफी ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।